अज़माहिन फाइनेंस में खुशामदीद। ये एक एआई से तैयार करदा सफ़र है जो हसन शहजाद अनवर की तहकीक और तहरीरों से तक़वियत याफ्ता है, जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, तवील मुद्दती सरमायाकार और पाकिस्तान के माली मुस्तकबिल पर यकीन रखते हैं। यहाँ हम सरमायाकारी की पेचीदा दुनिया को हर एक के लिए सादा, काबिल अमल बसीरत में तकसीम करते हैं, चाहे कोई तालिब इल्म हो, पेशावर हो या कारोबारी मालिक। हमारा मकसद वाज़ेह है, पूरे पाकिस्तान में माली खानगी को फैलाना, ताकि हम मिलकर आने वाली नस्लों के लिए दौलत, इस्तेहकाम और एक मजबूत मईशत की तामीर कर सकें। आइए आज का मौजू शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट थीसिस पर, यानी स्टॉक मार्केट के लिए आपका ज़ाती जंगी मंसूबा। ये एक ऐसा टूल है जो हर संजीदा सरमायाकार के लिए बेहद ज़रूरी है। आज हम जिन चीज़ों पर बात करेंगे वो हैं बगैर किसी मंसूबे के सरमायाकारी करना कैसा होता है, आपका इन्वेस्टमेंट का जंगी मंसूबा क्या होना चाहिए, एक मजबूत थीसिस के अज्जा क्या होते हैं, उसे कैसे लिखना और रिव्यू करना है, और आखिर में ये सब आपको एक जुआरी से एक समझदार सरमायाकार कैसे बनाता है। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही आम तरीके से जो अक्सर लोग मार्केट में अपनाते हैं, और सच पूछें तो ये बहुत ख़तरनाक भी है। इसे कहते हैं वाइब पर इन्वेस्टिंग, यानी बस सुनी सुनाई बातों पर पैसा लगा देना। ज़रा सोचकर देखें, एक जनरल है जो जंग के मैदान में जा रहा है, लेकिन उसके पास ना कोई नक्शा है, ना कोई जासूस, ना ही रसद का कोई प्लान। बस एक अंदर की आवाज़ है, एक वाइब है। और पता है क्या, ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इसी तरह दाखिल होते हैं, टिप्स और अफवाहों पर अमल करते हैं, और उसका अंजाम हमेशा घबराहट और कन्फ्यूजन ही होता है। तो यहाँ पर ना फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ जाता है। एक तरफ है जुआ जो टिप्स, अफवाहों और घबराहट पर चलता है, और दूसरी तरफ है असल सरमायाकारी जिसकी बुनियाद दलील, मंसूबाबंदी और डिसिप्लिन पर होती है। तो सवाल ये है कि हम इस जुए वाले माइंडसेट से निकलकर एक डिसिप्लिन्ड सरमायाकारी की तरफ कैसे जा सकते हैं? इसका जवाब है इन्वेस्टमेंट थीसिस। यही है आपका सरमायाकारी का जंगी मंसूबा। तो ये थीसिस आखिर है क्या चीज़? देखें, ये सिर्फ कोई एहसास या गट फीलिंग नहीं है। ये एक बाकायदा लिखी हुई दलील है कि आपने कोई ख़ास स्टॉक क्यों ख़रीदा है। ये बताता है कि कंपनी की वैल्यू क्या है, इसमें बढ़ने की कितनी सलाहियत है, ख़तरात क्या हो सकते हैं, और हाँ, इससे बाहर निकलने का प्लान क्या है। अगर इसे क्रिकेट की ज़बानें समझे ना, तो ये बिल्कुल आपकी बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग रोटेशन और फील्ड प्लेसमेंट की तरह है। सब कुछ मैच की पहली गेंद फेंके जाने से पहले लिखा होता है। यही थीसिस आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए एक वाज़ेह हिकमत अमली देता है। चलें, अब ज़रा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये मंसूबा बनता कैसे है। एक मजबूत और ताकतवर थीसिस के लाजमी हिस्से क्या होते हैं? सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ बिजनेस की क्वालिटी। उसका मोट क्या है, यानी उसके पास ऐसी क्या खास बात है जो उसे दूसरों से मुमताज़ करती है। क्या वो उसका ब्रांड है, उसका साइज़, या कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़? और क्या ये बिजनेस अगले 10-20 साल भी चलेगा? जैसे यूपीएफएल का मोट उसके सारिफीन का भरोसा है। अच्छा, बिजनेस की कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या नंबर्स भी इस कहानी को सपोर्ट करते हैं? यहाँ हम देखते हैं कि रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है, मुनाफा कितना मुस्तहकम है, और शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न मिल रहा है, यानी ROE। मिसाल के तौर पर मेबल का डबल डिजिट ROE और मुसलसल डिविडेंड्स इसकी माली ताकत को जाहिर करते हैं। और ये चार्ट वैल्यूएशन के मामले में एक ज़बरदस्त मिसाल पेश करता है। देखें, हो सकता है कि SYS पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की औसत PE के हिसाब से महंगा लग रहा हो, लेकिन जब हम इसका मवाजना इसके आलमी, ख़ास तौर पर इंडियन IT हम मनसबों से करते हैं, तो ये काफ़ी सस्ता नज़र आता है। एक मजबूत थीसिस सिर्फ अच्छी बातें नहीं करता, बल्कि वो ईमानदारी से उन तमाम मुमकिन खतरात को भी सामने रखता है जो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट की कहानी को ख़राब कर सकते हैं, जैसे हुकूमती पॉलिसी में तब्दीली, फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क, या फिर कंपनी की अपनी गवर्नेंस के मसाइल। ठीक है, तो हमने अज्जा तो समझ लिए, लेकिन असल काम तो इस थीसिस को बनाना और फिर वक्त के साथ साथ इसे अप टू डेट रखना है। ये अगला अहम कदम है। तो इसे लिखना कैसे है? ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बस इन आसान सी बातों पर अमल करें। एक सफ़े से शुरू करें 5-6 जुमलों में, फिर इसमें एक स्ट्रक्चर डालें, यानी ओवरव्यू, ग्रोथ ड्राइवर्स और रिस्क्स। अपने यकीन को पोजीशन साइज से जोड़ें, और हाँ, उसे कहीं महफूज कर लें। और सबसे अहम बात,
इसे बिल्कुल सादा जुबान में लिखें। یہ ایک سنہری اصول ہے، اسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسٹاک کی قیمت کا اوپر نیچے جانا اور آپ کے تھیسس کا ٹوٹ جانا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ مارکیٹ میں گھبراہٹ کی وجہ سے قیمت گرنا تھیسس بریک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کمپنی لگاتار 2 کوارٹرز تک اپنے ٹارگٹ پورے نہ کر پائے تو ہاں، یہ ایک ٹوٹا ہوا تھیسس ہے۔ یاد رکھیں، یہ تھیسس کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے، یہ ایک زندہ دستاویز ہے جسے باقاعدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب کمپنی کے سہمائی نتائج آئیں یا سال میں ایک بار، یا پھر جب کوئی بڑا معاشی یا پالیسی لیول کا واقعہ پیش آئے۔ جب آپ اس پورے فریم ورک کو اپنا لیتے ہیں نا، تو مارکیٹ کو دیکھنے کا آپ کا نظریہ ہی بنیادی طور پر بدل جاتا ہے، ایک گہری تبدیلی آتی ہے۔ اور ہاں، ان عام غلطیوں سے بچنا بہت ضروری ہے جو ایک اچھے انویسٹمنٹ تھیسس کی ساری طاقت ختم کر سکتی ہیں، جیسے کہ بس یہ کہہ دینا کہ یہ اوپر جائے گا، یا کسی بروکر کی رپورٹ کو کاپی پیسٹ کر لینا، یا خطرات کو سرے سے نظر انداز کر دینا۔ مارکیٹ شور اور افواہوں سے بھری پڑی ہے۔ اس شور و شرابے میں آپ کا انویسٹمنٹ تھیسس آپ کا لنگر ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اس افراتفری میں آپ کو استحکام اور وضاحت دیتی ہے، تاکہ آپ سوچ سمجھ کر فیصلے کر سکیں۔ اور جس لمحے آپ اس نظم و ضبط کے عمل کو پوری طرح اپنا لیتے ہیں، سمجھے آپ نے اپنے مالی سفر کی سب سے بڑی اور اہم چھلانگ لگا لی ہے۔ آپ ایک جواری سے ایک حقیقی سرمایہ کار بن چکے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، وہ کون سی ایک کمپنی ہے جس میں آپ نے سرمایہ کاری کی ہے، اور اس کے انویسٹمنٹ تھیسس کی پہلی لائن کیا ہے؟ عزم آہن فنانس سننے کا شکریہ۔